नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार के लोगों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। दिवाली, छठ और विधानसभा चुनाव से पहले पटना वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, पटना में मेट्रो ट्रेन में सफर का सपना अब पूरा होने जा रहा है। कल यानी 6 अक्टूबर बिहार के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी। इसी मौके पर सीएम कल बेली रोड पर मेट्रो के भूमिगत निर्माण कार्य की भी नींव रखेंगे। यानी लंबे समय से जिस प्रोजेक्ट का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो अब शहरवासियों के सामने हकीकत के रूप में उतरने को तैयार है। CMRS यानी मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर ने ट्रायल और तकनीकी जांच पूरी करने के बाद सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद कल से लोग पटना मेट्रो में आरामदायक सफर कर सकेंगे। तो देखिए, पटना मेट्रो का उद्घाटन कल किया जाना है। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। और देखिए, इस मेट्रो की अगर कुछ खासियतों की बात करें तो 360 डिग्री कैमरा अंदर रहेगा। आपकी सुरक्षा पूरी तरीके से मॉनिटर होती रहेगी, यानी कि आप किस स्थिति में बैठे हैं, कहां आपको कोई दिक्कत आ रही है, इसकी मॉनिटरिंग एक सेंटर से हो पाएगी। इसके साथ साथ बता दें कि आपको मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग जो है वो भी आपको इस ट्रेन के डब्बों पर देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, पटना मेट्रो कल से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में अब पटना मेट्रो की खासियत जान लेते हैं। तो 6 अक्टूबर से पटना मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि कल से सीएम नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाएंगे। और ये बड़ी सौगात पटना वासियों के लिए, कह सकते हैं पूरे बिहार वासियों के लिए। इसके साथ साथ खासियत क्या, तो फिलहाल 3 स्टेशन के बीच ये परिचालन होगा, जिसको ट्रायल भी किया गया और ये ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा भी किया गया। ISBT, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन, ये तीनों स्टेशन जिनके बीच परिचालन होना है। इसके साथ साथ बस टर्मिनल से भूतनाथ की दूरी 25 से 30 मिनट में पूरी ये मेट्रो कर लेगी। इस रूट की अगर बात करें तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इस मेट्रो की फिलहाल होगी, वो रखी गई है। क्षमता क्या होगी, तो 945 यात्री जो हैं वो इस बोगियों में सवार हो पाएंगे। इसके साथ साथ कोच की जो क्षमता होगी, वो पूरे कोच की क्षमता 305 यात्रियों की होगी, यानी कि 305 यात्री इसमें सवारी कर सकते हैं। न्यूनतम किराया क्या है वो भी जान लीजिए। तो 15 रुपए आपको न्यूनतम किराया, कम से कम किराया जो है वो आपको खर्च करना होगा। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो ट्रेन में 360 डिग्री कैमरे लगे होंगे, यानी कि ये कैमरे चारों तरफ 360 डिग्री पर आपको देखेंगे। इमरजेंसी रेड बटन भी आपको बोगी के अंदर, कोच के अंदर जो है वो मिल जाएगी और इस बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल से सीधे आप जो मेट्रो ड्राइवर हैं उन तक आप कोई भी इमरजेंसी वाली सूचना जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो कई आधुनिक तौर तरीका जो है वो इस बोगियों में शामिल किया गया है, ताकि आपकी सफ़र आरामदायक हो सके, सफ़र आपकी सुरक्षित हो सके। और इसके लिए पटना मेट्रो की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से प्रतिबद्धता दिखाई देती है। अब देखिए, पटना मेट्रो के अलावा अगर हम 2 कॉरिडोर की बात करें तो रेड लाइन कॉरिडोर जो 16.86 किलोमीटर का होगा। ब्लू लाइन कॉरिडोर का क्या खासियत है वो भी समझते हैं। तो 14.56 किलोमीटर ये होगा और हर कॉरिडोर में 5 मेट्रो स्टेशन भी शामिल होंगे। रामचक बैरिया की अगर बात करें तो रामचक बैरिया में मेट्रो डिपो रखा गया है और इसके साथ साथ 76 एकड़ में ISBT मेट्रो डिपो है और 2500 किलोवाट का सब स्टेशन भी बनाया गया है। अब देखिए, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होगा। मेट्रो कोच में बिहार की कला संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी खासियतें हैं। इसके साथ साथ बता दें कि जब आप ट्रेन पर सवार होंगे तो आपको इसमें बिहार की संस्कृति, बिहार की कला जो है वो झलकेगी। मधुबनी पेंटिंग से कोच की सजावट जो है वो की गई है। मेट्रो शुरू होने से काफ़ी समय भी यात्रियों का बच पाएगा और लोगों को जाम से भी काफ़ी निजात मिल सकेगी। तो ये उद्घाटन कल होना है और कल ये बड़ी खुशखबरी आप सबके बीच होगी। चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं दूसरी खबर की। सीएम नीतीश कुमार आज नालंदा आएंगे। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का
उद्घाटन होना है। राज्य खेल अकादमी में क्रिकेट स्टेडियम बना है, पवेलियन और मैदान बनकर तैयार हो गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आम नागरिक, खिलाड़ी और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। यह स्टेडियम देश का अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है और इस अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम में करीब 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, जहां करीब 13 पिच जो कि मोकामा की काली मिट्टी और कोलकाता से मंगाकर तैयार किया गया है। तो देखिए, सीएम नीतीश का आज नालंदा दौरा और बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। पवेलियन और मैदान बनकर तैयार हो गया है और हमने देखा भी पिछले दिनों से लगातार कई जो खेल है, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, उसका आयोजन अब बिहार में हो रहा है और सफलतापूर्वक उसका प्रबंधन भी किया जा रहा है। यानी कि हमने बताया कि बिहार में हमारा जो प्रबंधन है वो कितना मजबूत है और हम बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, खेल कर सकते हैं। अब जरा राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की विशेषता को भी जान लेना जरूरी है। तो देखिए, बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा ये क्रिकेट स्टेडियम है। राजगीर में बना है ये अत्याधुनिक स्टेडियम। तो देखिए, इसके साथ एक साथ 40,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता भी इसमें होगी। इसके साथ और क्या खासियत है वो भी जानिए। तो 1121 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम बना है और 90 एकड़ में राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बना है, यानी कि क्षेत्रफल काफी बड़ा है और काफी सुविधाजनक भी है। देश के सबसे यूनिक स्टेडियम में ये शामिल है, यानी कि इसकी अपनी एक खासियत है, अपनी एक यूनिकनेस है। इसके साथ आईसीसी और बीसीसीआई के मानकों पर पूरी तरीके से यह खरा है, यानी कि कहीं कोई खामी कमी नहीं है। 7 साल में बनकर तैयार दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, 7 साल का वक्त, लंबा वक्त। देखिए, 12 अक्टूबर 2018 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और करीब 7 साल का वक्त लगा और ये पूरा कर लिया गया, जिसमें आधुनिक ड्रेसिंग रूम होगा, जिम है और प्रैक्टिस नेट से भी ये स्टेडियम लैस है, यानी कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए भी पूरा ख्याल रखा गया है और ये बिहार में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार में किसकी बहार। और देखिए, इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस वार्ता करने वाले हैं। 2 बजे होटल ताज में प्रेस वार्ता होनी है। आज सुबह से 2 बजे तक लगातार बैठक होनी है। 9:30 बजे से 11 बजे तक इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक होगी। इसके साथ साथ 11:30 बजे से 12 बजे तक बिहार पुलिस सशस्त्र बल के नोडल अधिकारी के साथ बैठक होनी है। केंद्रीय बल के अधिकारी के साथ भी बैठक होगी। 12 बजे से 1 बजे तक बिहार मुख्य सचिव, डीआईजी और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 2 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। तो आज इसी की बैठकों का दौर जारी रहेगा। बता दें कि 9:30 से ये बैठक की शुरुआत और सबसे पहले इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक। और पटना से बड़ी खबर, जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है कि 60 सिटिंग सीट पर चर्चा हुई है। जिस सिटिंग सीट के विधायक का प्रदर्शन अच्छा है, उनके खिलाफ माहौल नहीं है, उन्हें अगली बार फिर से मौका मिलेगा। जायसवाल ने बताया कि कुछ सिटिंग विधायक के खिलाफ माहौल है तो उस पर भी गंभीरता से विचार होगा। महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जो बची हुई सीट है उस पर आज चर्चा होगी। एनडीए में कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, यह भी कहा और कहा कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहा है। ये 60 सीट पर चर्चा हम लोग कर पाए, सिटिंग सीट पर, बचे हुए सिटिंग सीट पर, और जो हारा हुआ हमारा सीट है जिस पर कि बीजेपी पिछले बार 2020 में लड़ी थी, उस पर कल फिर चर्चा होगी और कल फिर 6 बजे से चुनाव समिति की बैठक होगी। आज 60 सीट पर चर्चा हुई है। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं उनके परफॉर्मेंस पर और वहां से जो लोग संभावित उम्मीदवार ने अपना इच्छा जाहिर किया है उन लोगों पर भी चर्चा हुई है। ने टिकट में तो हमारा 3-4 तरह का क्राइटेरिया है। पहला है कि जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है और जिनका रिपोर्ट भी सही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वैसे सीट पर जो है विचार हुआ है कि उनको आगे हम लोग मौका दें।
इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है। इस बार एनडीए एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ आगाज करते हुए चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद। तो देखिए, बिहार में किसकी बहार। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक पलटवार है। उन्होंने पहले लालू यादव के 15 साल और केंद्र की यूपीए सरकार के 10 साल का हिसाब देने को कहा है। साथ ही गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नॉन सीरियस लीडर बताते हुए कहा कि राजनीति उनके लिए हॉबी है। हिसाब मांगते भी हैं सर, आपने हम 20 साल का हिसाब भी देते हैं और हिसाब मांगते भी हैं। यूपीए सरकार के केंद्र में 10 साल का वो हिसाब दे और जनता को हम 11 साल का हिसाब। अब बिहार में 15 साल की लालू जी की सरकार का हिसाब दे और हम यहाँ 20 साल का देंगे, भले वो 3 महीना रहे या चुनाव बिहार में है। राहुल गांधी अमेरिका में क्या करने गए हैं सर? राहुल गांधी नॉन सीरियस लीडर। और देखिए, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर में रामरेखा घाट के पास आधुनिक लेजर लाइट और साउंड रामायण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बक्सर के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने की बात कही। मैं 11 अक्टूबर को जेपी आवास पर मैं उपवास पर जा रहा हूँ। उस दिन पूरे देश भर से लोकतंत्र सेनानी और जेपी सेनानी और लोक मैं सबको आह्वान करूँगा। और उस दिन मैं क्या होगा? मैंने कहा ना, आत्मशुद्धि स्वयं का, लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाना, लोकतांत्रिक शक्ति को, और भ्रष्टाचार के खिलाफ और राजनीति में शुचिता की राजनीति हो, इसके लिए मैं उपवास पर, 1 दिवसीय उपवास पर बैठने जा रहा हूं। और देखिए, बड़ी खबर है, आज से वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लग गई है। श्री मचैल माता की यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। खराब मौसम की चेतावनी के बाद से इस यात्रा को स्थगित किया गया है। आज से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है और इसी अलर्ट को देखते हुए ये यात्रा स्थगित की गई है। तो देखिए, आज से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट है और आज से वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तो श्रद्धालुओं को कोई मुसीबत का सामना नहीं कर पाए, इसको लेकर के यात्रा उनकी सुरक्षित रखने को लेकर के यह चेतावनी जारी की गई है और यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शेखपुरा में युवाओं और छात्रों को सशक्त बनाने के लिए नीतीश कुमार सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इनमें बेरोजगारों को 2 साल तक महंगाई भत्ता और उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का बिना ब्याज शिक्षा ऋण प्रमुख है, जिससे 10 साल में लौटाया जा सकता है, जिसको लेकर जिले के छात्र काफी उत्साहित हैं। वो सीएम को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार युवाओं के लिए सौगात दे रहे हैं। अभी जो निबंधन परामर्श केंद्र में डीआरसीसी में जो भी लोग युवा आ रहे हैं, नामांकन अपना करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वैसे युवाओं को मैंने ब्याज के दर पर जो 4 लाख रुपया मिलना था उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। अब 10 वर्ष में वो वापस करेंगे। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो ब्याज लगता था वो ब्याज भी हटा दिया गया है। फिर वो स्नातक जो स्टूडेंट हैं, जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है 1000 रुपया प्रति माह की दर से 24 महीना तक दिया जाएगा। स्टूडेंट हम जानते हैं इस तरह के लाभ से क्या लाभ मिलेगा। उससे कि पढ़ने में आसानी होगा और कि जो लगता था पहले ब्याज लगता था वो अब ब्याज भी नहीं लग रहा है। अब जो घोषणा सही है। हाँ, बढ़िया है। जो पहले 7 साल में देते थे अब 10 साल कर दिया है। अच्छा, 1000 भत्ता जो मिलेगा 24 महीना तक, वो 24 महीना तक भत्ता योजना है कि जो बेरोजगार है उसके लिए कि दिया गया है। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, इससे बेरोजगारी कम सकता है सर। गरीब आदमी पढ़ लिख जाता हूँ शिक्षा के लिए, कुछ पैसा के कारण पीछे रह जाता है, जिसके कारण सारा जीवन अधूरा रह जाता है। अगर हमारी सरकार इस तरह की मदद कर रही है तो बहुत खुशी की बात, बहुत हर्ष की बात है। सकारात्मक सोच है कि युवाओं के लिए बेहतर कदम कर रहे हैं, बेहतर प्रयास उनका है, ताकि आगे की पढ़ाई भी कर पाएंगे और नौकरी भी आने मिलने में आसानी होगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। अब बात सासाराम की करेंगे, जहां बारिश की वजह से कई मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति है, जिसकी वजह से कई घरों में
पानी घुस गया है। एसडीएम, नगर आयुक्त सहित तमाम अधिकारी पानी को निकालने की कोशिश में जुटे रहे। बता दें कि कल हुई बारिश की वजह से शहर के कई इलाके में जल जमाव की स्थिति हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। 2 दिन से बारिश हुआ, पानी भर गया, आने जाने हर रास्ते में पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ घुटने तक पानी भरा हुआ है और गाड़ियाँ भी आते जाते फंस जा रही है। गाड़ी यहाँ पे नाली है, वहाँ पे भी अभी आप देखें, वहाँ पे एक कार फंस गया था, वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, उसका चक्का चला गया नाली में। यहाँ बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है अभी। पूरा घर भैया भरा हुआ है, पूरा ये कमर तक पूरा भरा हुआ है। सब लोग ऊपर घर से सामान लेकर के ऊपर खाना बना रहा है, सोने बैठने का भी जगह नहीं। कहाँ की स्थिति है? हाँ? ये कहाँ की स्थिति है? यहाँ इस नहर पे का। कौन जगह है? स्थान गांधी नगर, ये चंद्रवंशी नगर। बिहार में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित तो हुआ ही है, साथ ही साथ गंगा नदी के जलस्तर में आंशिक वृद्धि हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में आने वाले 1 से 2 दिन में जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और इसका असर नदियों पर पड़ रहा है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में आंशिक रूप से वृद्धि दर्ज की गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर जो है गंगा में उफान आ गया है। जिस तरह से लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है और यह पानी अब निचले इलाकों में फैलने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। अभी भी भागलपुर के कई ऐसे इलाके हैं, दियारा इलाके और निचले इलाके, जहां पर गंगा का पानी भरा हुआ है, लेकिन बारिश के कारण जो लोगों की परेशानी है वो एक बार फिर से साफ तौर पर बढ़ने वाली है, क्योंकि बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो पानी निचले इलाकों में भी फैल सकता है। हालांकि भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से काफ़ी नीचे बह रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो ऐसे में आपदा प्रबंधन के साथ साथ भागलपुर जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। छपरा में पानी की वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सारण के एडिशनल एसपी के आवास की दीवार ध्वस्त हो गई और उनके आवास में पूरा पानी घुस गया। गौरतलब है कि आज भी छपरा में बारिश का अलर्ट है। इसमें जो सरकारी आवास है उसकी ये हालत है तो आम लोगों की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। रात के लगभग 12 बजे के बाद ये हालात अचानक बिगड़े हैं, क्योंकि रात में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। तमाम अधिकारी मूर्ति विसर्जन में गए हुए थे और जब वे घर पे अपने आए हैं तो देखिए जो नीचे का स्थिति है, आप देख सकते हैं कि जो पानी लगातार सब फर्नीचर सब जो है वो बर्बाद हो रहा है। और हमारे एडिशनल एसपी साहब यहाँ पर मौजूद है। सर, ये कितने बजे से स्थिति जो है सर बिगड़ गई है अचानक? हम लोग विसर्जन में गए थे, लगभग 4:30 के बाद से एकाएक बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और सब जगह पानी हो गया है। सामान्य बारिश कहेंगे सही क्या? सामान्य बारिश 3 बजे के बाद जो बादल, ये सामान्य बारिश नहीं है, पूरा सामान्य है, क्योंकि हम लोग रोड पर ही थे, लेकिन बहुत तेज़ गर्जन था। एडिशनल एसपी का ये आवास है और इस आवास की हालत यह है कि घुटने तक पानी घुस चुका है। तमाम जो सामान है बर्बाद हो चुके हैं। लोग बारिश छूटने का इंतजार करें ताकि पानी निकले और फिर से घर को रिस्टोर किया जाए। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। गोपालगंज में भारी बारिश और ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक किसान और दूसरा मजदूर शामिल है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।